अगर एक महिला अपनी प्रतिभा से आगे बढ़ रही है तो ये स्वीकार करने में अभी भी समाज इतना परिष्कृत नहीं हुआ है, इतना ब्रॉड माइंडेड नहीं हुआ है कि वो ये स्वीकार करे कि महिला अपने टैलेंट के बल पे आगे बढ़ रही है। केवल पर्दे पर किसी कैरेक्टर को दिखाना, वहाँ सॉफ्ट होना, वहाँ नाजुक होना, लेकिन असल जीवन में आप कैसा डीलिंग कर रहे हैं अपने चाहने वालों के साथ, यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो मैं तो कहती हूँ बड़ा वो होता है जो अपने दुश्मनों को भी माफ़ कर दे। कई बार उसकी खूबसूरती को भी पॉइंट आउट कर दिया जाता है कि वो बहुत खूबसूरत है, इसलिए उसे मौके मिलते हैं। तो ये मंचों पर बहुत ज़्यादा महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले कई पुरुष भी हैं, आप अगर देखेंगे कि वो वही नियम अपने घर में लागू नहीं करना चाहते। नमस्कार, मैं सुदेश और आप देख रहे हैं झलको इंडिया। झलको इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने डॉक्टर मेघना शर्मा है, इनसे हमने बात की थी। आज उसी अंक को मैं दोहराना चाहता हूं, आज उसी अंक को मैं आगे की ओर लेके जाना चाहता हूं। लेकिन हाँ, पिछला अगर एपिसोड आप ढूंढना चाहते हैं तो पिछला एपिसोड आप झलको बीकानेर के ऑफिशियल पेज पे जाके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे इनके साथ पहले भाग में। मैडम, आपका दोबारा से बहुत बहुत स्वागत है झलको इंडिया पर। थैंक यू सो मच। महिला सशक्तिकरण पर बात करते हैं। पहले तो आपका विचार जानना चाहूंगा कि महिला सशक्तिकरण पर आपका क्या विचार है, पहला संक्षिप्त में। देखिए, सबसे पहला विचार तो यह है कि महिला सशक्तिकरण के लिए महिला खुद अगर खड़ी नहीं होती है तो कोई और उसे सशक्त नहीं कर सकता। उसके अंदर वो जज्बा अगर पैदा होता है, हम कई बार काम करते हैं, मैंने फील्ड में भी जाके काम किया है, मैंने गाँव में भी जाके काम किया है, तो गाँव की महिलाओं की स्थिति में आपको बताऊं कि वो आज भी ये स्थिति है। बीकानेर के आसपास के गाँव जो यूनिवर्सिटी ने अडॉप्ट किए हुए थे, वहाँ महिलाएं कुर्सियों पर नहीं बैठी, कुर्सियां खाली पड़ी हैं और महिलाएं पीछे नीचे ज़मीन पर बैठ गई। और जब हमने कहा कि आप लोग ऊपर बैठिए तो उन्होंने कहा नहीं, हम कुर्सी पे नहीं बैठ सकते क्योंकि आगे हमारे ससुर साहब बैठे हैं, आगे हमारे पतिदेव बैठे हैं कुर्सियों पे, तो हम पीछे भी कुर्सियों पर नहीं बैठ सकते। तो ये स्थिति आज भी हम झेल रहे हैं। हम ये कहते हैं महिला चली गई, अंतरिक्ष में चली गई, महिला डाइवर बन रही है, सी डाइवर बन रही है, महिला एरोप्लेन उड़ा रही है, महिला, लेकिन आज भी ये स्थिति है गाँव में। तो हमें पहुँचने की ज़रूरत है गाँव में, हमें पहुँचने की ज़रूरत है भारत की उस नब्ज में जहाँ जिसे भारत जीता है। हम कहते हैं ना, गाँव का एक सम्मिश्रण है भारत। तो जो रियल लाइफ है वो शहरों में नहीं होकर के हम गिने चुने शहरों की उपलब्धि को उपलब्धि बता करके ये नहीं कह सकते कि पूरा एक जादू की छड़ी की तरह भारत सशक्त हो गया है महिला सशक्तिकरण के मामले में। नहीं, अभी बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। और मेरा विचार ये है कि अगर विद्यार्थियों को हमने प्रेरित कर दिया इस काम के लिए, तो वो दल बना करके टूर के नाम पर विद्यार्थी, जब एक आउटिंग हम विद्यार्थी को दे देते हैं, भले ही वो शैक्षणिक टूर हो, भले ही वो सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ टूर हो, तो वो बच्चे उस टूर के लिए जाते हैं। तो हम उन्हें अगर मकसद के साथ टूर पर भेजेंगे और सशक्तिकरण की बात उनसे करवाएंगे तो युवा पीढ़ी की बात, उनमें जो जोश होता है, उनमें जो वेग होता है, कहते हैं ना युवा का उल्टा होता है वायु, तो वायु में वेग होता है और उस वेग को हम काम में अगर लेते हैं तो ये जो विचार है ये फैल सकता है और अधिक। मैडम, एक मैं बात उठाना चाहूँगा। यहाँ बीकानेर जिले की अगर मैं बात करूँ तो बीकानेर में छतरगढ़ तहसील के अंदर 465 हेड के अंदर 13 साल की बच्ची, और वो पूरी तरह से दिव्यांग है, मानसिक तौर पर बीमार है, उस बच्ची के साथ लगातार 3 साल तक रेप किया जाता है। लेकिन सवाल, और सवाल के अंदर भी सवाल है मेरा कि आखिर आपने विकलांग को दिव्यांग शब्द दे दिया है तो उस दिव्यांगता को अभी तक क्यों नहीं संभाला है? आरोपी अभी तक खुलेआम घूम रहे हैं। आप 13 साल की बच्ची कह रहे हैं, मेरे पास तो ऐसे ऐसे केसेस हैं जहां 2-2 साल की बच्ची को आप परिवार के लोगों के साथ छोड़कर कहीं मार्केट नहीं जा सकते। ऐसे भी परिवार हैं जहां 2-2 साल की बच्चियों को छोड़ कर गए और उसी बच्चियों के तथाकथित रिश्तेदारों ने उस बच्ची को नहीं छोड़ा। यही बीचवाल में मैं आपको वापस याद दिला दूं, पेमासर के पास में एक गांव है, बीचवाल थाना के अंतर्गत आता है। 1 साल 1.5 साल की बच्ची के साथ रेप किया जाता है। उसके बाद में उस बच्ची को जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया जाता है और उसके माँ बाप तक उसका केस लड़ने से मना कर देते हैं। जबकि बीचवाल थाना के अंतर्गत उस समय एसएचओ थे, वो एसएचओ उसकी लड़ाई लड़ते हैं अपनी बेटी मान करके। जब वो देखते हैं कि उसकी स्थिति खून से लथपथ थी वो, और वो केस लड़ते हैं। राजनीतिक दबाव के कारण, राजनीतिक कारणों के कारण उसका जो ट्रांसफर है, तबादला है, जयपुर तक भेज दिया जाता है। माँ बाप पीछे हट जाते हैं। देखिए, आर्थिक परेशानियां एक ऐसी अवस्था होती है कि जिसमें व्यक्ति, आप कई सारे आरुषि मर्डर केस आपने देखा होगा, सुना होगा, हमने जाना है कि उसमें तो माँ बाप पूरी तरह से लड़े, अंत तक लड़े।
है ना। तो जहाँ मजबूत है माँ बाप, वो भी बरसों इंतजार करते हैं न्याय के लिए। तो जो व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है, उन माँ बाप की मनस्थिति को अगर हम देखें, हम हर दृष्टिकोण से अगर स्थिति को परखेंगे तो जानेंगे कि माँ बाप ने मना कर दिया। माँ बाप के मना करने के पीछे क्या बीती होगी उन माँ बाप पर, जिनकी बच्ची को उन्होंने इस अवस्था में अपनी आंखों के सामने देखा। महसूस करके देखिए, मैं भी एक माँ हूँ, शायद आप एक माँ भी हैं और आप एक पत्रकार भी रह चुके हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं पत्रकार रह चुकी हूँ और मैंने तो ये देखा है कि पत्रकारिता के फील्ड में भी और किसी भी फील्ड में, देखिए एक महिला जब अपने बूते आगे बढ़ने लगती है समाज में, तो वो एक कांटा की तरह चुभती है। पुरुष की ये मानसिकता होती है कि वो किसी भी रूप में सहारे से आगे बढ़े। ये चाहे आपके परिवार के लोगों की इच्छा हो, या आपके साथियों की इच्छा हो, या आपके एक्सटेंडेड फैमिली में लोगों की इच्छा हो, उनकी इच्छा होती है कि हम उसका क्रेडिट लें कि हमने आगे बढ़ाया। तो ये मंचों पर बहुत ज़्यादा महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले कई पुरुष भी हैं। आप अगर देखेंगे कि वो वही नियम अपने घर में लागू नहीं करना चाहते। वो ये बात तो कर रहे हैं कि महिलाओं को आगे आना चाहिए, लेकिन उनके घर की महिला जब उनसे 2 कदम आगे बढ़ने लगती है तो एक थोड़ी सी शिकन उनके चेहरे पे हम महसूस करते हैं। और वो कई बार तो आप देखिए कि ये भी कि आप अब हमारी बराबरी करने लगे हैं। ये एक सवाल खड़ा होता है, बराबरी। और मैं कहती हूँ कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ मैंने कभी ये नहीं कहा कि पुरुषों को धकेल दिया जाए। आज आप बात कर रहे हैं, यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं जो महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं या इस वार्ता में शामिल है, वो सभी पुरुष हैं मेरे अलावा। तो हम ये भी कैसे कह दें कि पुरुष बात ही नहीं करना चाहता, पुरुष सुनना ही नहीं चाहता, पुरुष उसका प्रचार नहीं। एक पुरुष ही है जो उसका प्रचार करेगा, एक पुरुष कैमरामैन हमारे साथ हैं, एक पुरुष फैकल्टी मेंबर हमारे पास हैं, साथ हैं। तो ये एक सोच में फर्क की बात है। हम क्लियर कट एक लाइन डिमार्केशन नहीं कर सकते कि ऐसा ही है और ऐसा नहीं है। अगर यहीं पर भी यहाँ पर मैं आपको इंगित करना चाहता हूँ कि पुरुष प्रधान की यहाँ पर नेगेटिविटी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप कमेंट करके आप जरूर बताइए और आपकी सोच क्या कहती है, इसका भी मुझे इंतजार है। अगर इस कुर्सी पर, अगर इस सीट पर पुरुष प्रधान होते तो क्या ये इंटरव्यू इतना मज़ेदार होता या नहीं, ये आप जरूर बताइए। क्योंकि ये जिस सीट पर बैठे हैं, उस सीट पर बैठने के लिए लोगों को वर्षों तपस्या करनी पड़ती है। तपस्या करके उस मुकाम तक पहुंचा जाता है जिस मुकाम तक मैम अभी बैठे हैं। महिला सशक्तिकरण की जब भी बात आती है तो यकीनन हम देखते हैं कि कुंठित जो सोच होती है लोगों की, या छोटी सोच होती है, या लोगों की नेगेटिव मार्किंग होती है, या नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, उनका अधिकतर शिकार है जो महिलाएं होते हैं। इस बात से आप अग्री करते हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली। मैं आपको अपने आसपास के अनुभव भी अगर गिनाती हूँ, क्योंकि मैं रिसर्च करती हूँ इस बात के लिए कि महिलाएं क्या भुगत रही हैं, पहले वो जाने, उसके बाद हम उन पे थोप दें महिला सशक्तिकरण को, तो वो पूरी तरह से उसे एक्सेप्ट करने योग्य भी हैं या नहीं। वो कितनी टूटी हुई हैं, कितनी बिखरी हुई हैं। आप विश्वास करेंगे, मैं साहित्य भी रचती हूँ। साहित्य के क्षेत्र में पुरुष साहित्यकारों की टिप्पणियाँ महिला साहित्यकारों को लेकर के, अगर वो महिला साहित्यकार दिखने में बेहतर है, वो अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करती है, वो बहुत अच्छे से बातचीत करती है, वो बहुत प्लेजेंट पर्सनैलिटी की धनी है, तो इसी शहर में मैं आपको बताऊं ऐसे पुरुष साहित्यकार भी हैं जो बाहर जाकर के किसी और शहर के, किसी और राज्य के साहित्यकार जब किसी या पर्टिकुलर एक महिला की अगर तारीफ की जाती कि वो वहाँ पे हैं और आपके शहर में वो लिखती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, तो कुंठा महिलाओं में नहीं, कुंठा पुरुषों में कितनी जबरदस्त होती है। आप ये देखिए कि वो साहित्यकार ये स्टेटमेंट देते हैं, ये मेरा बिल्कुल नितांत व्यक्तिगत अनुभव रहा है, ये बिल्कुल ऑथेंटिक मैं आपको बात बता रही हूँ, सुनी सुनाई बात नहीं है। तो वो पुरुष साहित्यकार बाहर ये स्टेटमेंट देते हैं कि उनके साहित्य में तो सौंदर्य का सम्मिश्रण है। तो आप ये देखिए कि उसकी उत्कृष्टता को वो मानने के लिए जो क्रॉस लगाते हैं, वो उसे घुमाकर फिर सुंदरता पे ले आते हैं। वो क्यों उसे घुमाकर फिर काया पर ले आते हैं? तो पुरुष काया से परे क्यों नहीं देखना चाहता है, क्यों उस काया पर टिक जाता है? कोई महिला अगर बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर रही है तो टाइटल्स, आप देखिए होली पे टाइटल्स निकाले जाते हैं, होली पर टाइटल्स निकाले जाते हैं और ये भी लिख दिया जाता है कि साहित्य में मॉडलिंग। तो आप ये देखिए कि ये कुंठा नहीं है, ये समाज की कुंठा है ना, कि अगर वो अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर रही है, अगर नहीं कर पा रही है तो आप कहें मैच्योर नहीं है, बोलना नहीं जानती, सीखने की जरूरत है। लेकिन जो बोल पा रही है, क्या उसे आप बर्दाश्त कर पा रहे हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जिसके बारे में आज बातचीत होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप हमारे साथ इतिहास का रस है जो यूं ही लगातार पीते रहें और आप इसी मुस्कुराहट के साथ हमेशा
हजारों साल यूं ही जीते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आगे भी मिलते रहेंगे इसी आशा के साथ। बिल्कुल। पानी कहता है कि मैं गंगा में बहता हूं, मैं बार बार आपको प्रणाम करके आज की मुलाकात के लिए धन्यवाद कहता हूं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आभार। झलको राजस्थान, झलको इंडिया, जो भी चैनल आपका झलको ऐसे ही झलकता रहे, इसी शुभकामना के साथ आभार। तो आज की मुलाकात कैसे लगी आपको? महिला सशक्तिकरण पर हमने कुछ बातें हैं जो की है, लेकिन कुछ बातें हैं जो मैंने छोड़ी है, क्योंकि हम नेक्स्ट एपिसोड में जल्द ही इस महिला सशक्तिकरण पर विचार करेंगे। फिलहाल आप देखते रहें झलको इंडिया, और अगर अभी तक आपने झलको बीकानेर पर इनका पहला एपिसोड नहीं देखा है तो आप वहां जाके विजिट कर सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।